प्रोफेज का जो हम लोग फेजेस थे उसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग किसको देखने वाले हैं स्टूडेंट? प्रोफेज के बारे में देखने वाले हैं कि प्रोफेज के दौरान यानी कि माइटोसिस अब स्टार्ट हो चुका है। माइटोसिस में सबसे पहले क्या होगा कि प्रोफेज आता है, उसमें फिर क्या आता है? मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, फिर आता है टेलोफेज। अरे यस या नो? तो इस तरह से जो है फेजेस जो हैं अब आपके सामने आएंगे और उसके अंदर क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं, क्या क्या चीजें चेंजिंग आया है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रोफेज को और हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रोफेज में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे दो प्रोफेज का हमने क्या किया है, फिगर को यहाँ पे मेंशन किया है, बनाया है और उसमें ये बताने की कोशिश किया है कि ये जो फिगर है वो अर्ली प्रोफेज का है और उसके बाद ये जो फिगर है वो लेट प्रोफेज का है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा है, पहले एक डेफिनेशन कहता है कि प्रोफेज जो है वो कैसे माना जाता है कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया, तो बोलता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि यह एक ऐसा फेज है जिसको ये माना ही जाता है कि जिसमें क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो कंडेंस होना चालू हो जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे कंडेंस होता है और क्या क्या होता है। तो अगर हम लोग अर्ली प्रोफेज का बात करें स्टूडेंट, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एक पूरा सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर्स है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि सेल के बाहर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है, सेंट्रियोल जो है, ये वाला सेंट्रियोल जो है इस पोल की तरफ मूव करेगा और ये वाला सेंट्रियोल इस पोल की तरफ मूव करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अर्ली प्रोफेज के अंदर एक तो मूवमेंट जारी रहता है, दूसरा क्या रहता है कि ये जो क्रोमेटिन है, अंदर में जो क्रोमेटिन है उसका क्या होना चालू हो जाता है? कंडेंसेशन चालू हो जाता है। यानी कि अगर आप देखे होंगे शक्तिमान के बारे में, देखे हैं शक्तिमान? देखे हैं शक्तिमान? तो उसमें कैसे घूमता है ऐसे पूरा, तो उसी तरह से जैसे कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि हम ये बता चुके हैं कि इस तरह से ऐसे क्रोमोसोम खुला हुआ है, इस तरह से ऐसे क्रोमोसोम खुला हुआ है। और अगर ह्यूमन का बात करेंगे तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 जोड़ा होता है। तो उसमें 46 क्रोमोसोम जो इस फेज में है उसमें होता क्या है कि इस तरह से ऐसे खुला हुआ है। अब इसमें होगा क्या कि इसका एक आर्म को लीजिए, अब यहाँ पे क्या होना चालू हो जाता है? इस तरह से ये क्वाइलिंग होना चालू हो जाता है, इस तरह से ये क्वाइलिंग होना चालू हो जाता है, इस तरह से ऐसे क्वाइलिंग होना चालू। किस में भाई? अर्ली प्रोफेज में। अभी क्वाइलिंग होना चालू हुआ है, यानी कि ये चारों आर्म जो है, जो सिस्टर क्रोमेटिड याद कीजिए हम लोग जिसको कहते थे, ये चारों आर्म अब क्या होने लगा है? क्वाइलिंग होना चालू है। यानी कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर था अब कंडेंस होना चालू हो गया है और इस तरह से कंडेंस हुआ है। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि एक और चीज मिलता है कि अभी इतना सारा ये जैसे कंडेंसेशन होता है तो धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना चालू होता है। और जैसे ही डिसअपियर होना चालू होता है ये अर्ली प्रोफेज से किस में चला जाता है? लेट प्रोफेज में। ठीक है, लेट प्रोफेज में आया तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि उसमें ये वाला जो सेंट्रियोल थे वो इस पोल पर आ गए और ये वाला सेंट्रियोल इस पोल पर आ गया। यानी कि सेंट्रियोल जो है प्रोफेज के लास्ट होते होते तक दोनों पोल की तरफ चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हुआ था वो लगभग डिसअपियर होने लगता है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाता है। किसमें? लेट प्रोफेज में। यानी कि अब सब डिसअपियर होना चालू हो गए हैं। अब और क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम देखिए कंडेंस होकर के, अभी पूरा कंडेंस नहीं हुआ है, कंडेंस होकर के और उसके साथ कंडेंस होने के साथ साथ क्या रहता है कि ये जब सेंट्रियोल दोनों तरफ चले जाते हैं तो ये एक और काम करता है लेट प्रोफेज में, स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन चालू करवा देता है। कौन चालू करवाता है? हमारा सेंट्रियोल। कौन चालू करवाता है बताइए? सेंट्रियोल। और जैसे ही स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन चालू होगा तो उस दौरान क्या किया जाता है कि ये जो याद कीजिए कि हम लोग ये बताए थे कि इस क्रोमोसोम के दोनों तरफ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था जिसको काइनेटोकोर कहते थे। अरे याद आ रहा है? काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर क्या था भाई? तो ये वही जगह था जहां पे स्पिंडल क्या होंगे? अटैच होंगे। तो इस फेज में क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर लगभग जो कंडेंस हो रहे होते हैं क्रोमोसोम उसके किससे अटैच हो जाता है? ये माने काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। काइनेटोकोर से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और ये बिखरा हुआ और रहता है। ये कैसे रहता है? बिखरा हुआ। क्यों बिखरा हुआ रहता है कि देखिए ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो गया है? डिसअपियर हो गया है। क्रोमोसोम कहां था? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का अलग था और ये हमारा स्पिंडल फाइबर है ये लगभग अटैच हो चुके होते हैं। पूरा अच्छे तरीके से अटैच नहीं है लेकिन अटैच हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वही चीज लिखे हैं कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होता है इस फेज में, लेट प्रोफेज में, यानी कि क्रोमोसोम का माने एकदम अपीयरेंस चालू हो जाता है। और सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रोसोम
याद है ना कि फ्लूइड के साथ सेंट्रियोल को कहते थे, तो इसके अंदर सेंट्रियोल या फ्लूइड के साथ अगर गया तो उसको सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम अब जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर लिया है। साथ ही साथ क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें और क्या क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो गया है, गोल्जी बॉडी भी डिसअपियर हो गया है। तो जैसे ही डिसअपियर हो जाएगा तो जो क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था अब न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में अब डिफरेंस नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो स्पिंडल फाइबर लगभग इस फेज के अंत तक क्रोमोसोम जो बिखरे हुए हैं चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए हैं, उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब जैसे ही अटैच हुआ तुरंत वो किस में चला जाता है, मेटाफेज में। ये एक ऐसा सीक्वेंशियल इवेंट है, पहले ही हम बताए थे कि एक के बाद एक होता है। ये तो हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग एक प्रोफेज एक मेटाफेज ऐसे बताए, लेकिन इतना फास्ट होता है कि ये कहिए मत। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अटैच हुआ इसके बाद क्या होता है कि तुरंत वो मेटाफेज में चला जाता है। अब मेटाफेज में क्या होता है, तो एक ही चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी क्रोमोसोम है वो किस में अरेंज हो जाते हैं, मिडिल, एम से मेटा एम से मिडिल। यानी कि बस अगर इसमें क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम है सबको ऑर्डर दिया जाता है। स्पिंडल फाइबर को कहा जाता है कि भाई जो भी बिखरे हुए क्रोमोसोम है आप उनको क्या कीजिए कि एक जगह लेकर के आइए और मेटाफेज प्लेट पर अरेंज किया जाए। उसमें क्या बोला जाता है, अरेंज किया जाए। तो अब स्पिंडल फाइबर क्या करेगा कि कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, इस तरह से अलग अलग दिख रहा है। अब क्या करेगा कि अपने आप को सिकुड़ा करके, अपने आप को सॉर्ट करके और सबको एक जगह पर देखिए मेटाफेज प्लेट पर ला करके अरेंज कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं बोलो, या इसको इक्वेटर प्लेन भी बोला जाता है। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये मेटाफेज में जनरली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे थे, स्पिंडल फाइबर से अटैच थे, वो अब क्या होंगे, एक लाइन में एलाइन हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम एलाइन एट इक्वेटर या मेटाफेज प्लेट, ये एलाइन हो गया। दूसरा क्या हुआ कि देखिए हम बताए थे कि काइनेटोकोर क्या होता है, अब पूरी तरह से अटैच हो जाता है। तो अटैच हो करके अगर अटैच हुआ तभी न जाकर के इस सब को किस में एलाइन किया, मतलब इक्वेटर मेटाफेज प्लेट पर, तब जाकर के एलाइन कर पाता है। तो वो अटैचमेंट जैसी होता है तैसी मेटाफेज स्टार्ट और एलाइन करता है, एक लाइन में ला करके सबको एक जगह जोड़ देता है, माने रख देता है। अब ये ले आया और ये माना जाता है, ये वाला स्टार वाला बात है कि अगर आपको क्रोमोसोम का अच्छे से स्टडी करना है, क्रोमोसोम का अगर अच्छे से स्टडी करना है तो ये बेस्ट स्टडी करने के लिए कौन सा फेज माना जाता है स्टूडेंट, वो माना जाता है मेटाफेज। क्यों, क्योंकि इस स्टेज में पूरा क्रोमोसोम जो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कंडेंसेशन चालू हो रहा था, यहाँ पे कंडेंस हो रहा था, अभी पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे आप देख नहीं सकते हैं। और जैसी कंडेंसेशन हो जाता है किस फेज में चला जाता है, मेटाफेज में चला जाता है। अरे यस या नो, अब जैसे पूरा, तो अब पूरा कंडेंस हो गया। तो अब माइक्रोस्कोप से अगर आप देखिएगा ना तो इस फेज में अच्छे से क्रोमोसोम को देख सकते हैं, उसके शेप को समझ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जैसे हम लोग क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़े हुए थे, याद है आपको, सेंट्रोमियर के बेसिस पर, तो उस समय आपको उसका शेप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टडी हो जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, मेटाफेज मतलब मिडिल, यानी कि मिडिल में क्या हो जाता है, अरेंज होना, यानी कि क्रोमोसोम इसमें क्या हो जाता है, पूरा मिडिल में अरेंज हो जाते हैं। अगर और कुछ याद रहे चाहे नहीं। और एक चीज ये पूछा गया था कि भाई क्रोमोसोम का अच्छे से स्टडी कहां पे हम लोग कर सकते हैं, तो वो है हमारा मेटाफेज प्लेट में, ठीक है ना, यानी कि मेटाफेज में हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जैसे अब अरेंज हो गया देखो क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर, अब क्या होता है कि एनाफेज तुरंत स्टार्ट हो जाता है। एनाफेज में क्या होता है कि जो ये स्पिंडल फाइबर है वो क्या करने लगते हैं, इधर से ये फोर्स लगाने लगता है, इधर से ये फोर्स लगाना चालू कर देता है और इधर से अपोजिट इस टाइप का, यानी कि दोनों तरफ का पोल का जो सेंट्रियोल है वो ऑर्डर देता है स्पिंडल फाइबर को कि अब आप अपने आप को क्या कीजिए, अपने आप को सिकुड़ाइए, अपने आप को क्या कीजिए, सिकुड़ाइए। तो जैसे वो सिकुड़ाएगा मतलब उसको क्या करेगा, अपने साइज को छोटा करेगा, तो क्या होगा कि एक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हम पता है कि ये स्पिंडल किससे अटैच है भाई, काइनेटोकोर से अटैच है, तो वो क्या करेगा कि दोनों तरफ से इमेजिन करो कि एक तरफ से इधर स्पिंडल फाइबर खींचा जा रहा है, एक तरफ से इधर से खींच रहा है, और दोनों तरफ से जब खींचेगा, और अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल कहानी होता है। इमोशनल क्या हो रहा है कि ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है ना। अब दो बहनों का यहाँ पे बिछड़ना, यहां तक तो बहन क्या थे, सेम थे, लेकिन यहाँ के बाद बहन क्या होने वाले हैं, बिछड़ने वाले हैं। अब बहन यहाँ पे बिछड़ने वाले हैं, तो अब क्या करेंगे, अब देखो बिछड़ भी रहे हैं तो कैसे बिछड़ रहे हैं, अब यहाँ पे देखना, अब क्या करेगा, शॉर्टनिंग कर रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है। अब इधर फटाफट क्या करेगा कि इन लोग अपना ताकत लगाएगा तो एक ऐसा फोर्स आएगा, दोनों बहन अलग होना नहीं चाहेंगे, कि दोनों बहन अलग होना नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या करेगा, एक ऐसा फोर्स लगेगा कि बीच से टक से टूट जाएगा। क्या टूटेगा, सेंट्रियोमियर। क्या टूट जाएगा, सेंट्रोमियर, जिससे हमारा कौन अटैच रहता है,
मतलब क्रोमोजोम का आर्म अटैच जो रहता है वो हमारा टूट जाएगा। अब टूटने लगा, अब टूट गया तो अब देखिए ये अपने बाहों को फैला करके बहन की तरफ कर ली है और ये अपने बाहों को फैला करके वो बहन की तरफ दीदी करके पूरा एकदम, समझ रहे हैं ना कि पूरा इधर से ये हाथ फैलाई हुई है कि हम तरह से अलग नहीं हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये किए हुए हैं, लेकिन इधर से क्या है कि ये जो स्पेंडल फाइबर है बोलता है अलग तो होना पड़ेगा, अलग तो होना पड़ेगा, तब ना आगे जाके जनरेशन बढ़ेगा। क्योंकि एक ही घर में खाली बहन, खाली एक ही घर में रहेंगे तो कैसे जनरेशन दुनिया चल पाएगी। विधि का विधान है कि अलग बहनों को होना ही पड़ता है। अरे यस या नो? नहीं अलग होंगे तो दुनिया चलेगा, उसी सेल में ग्रोथ होगा, तो बहनों को अलग होना पड़ता है। तो थोड़ा सा इमोशनल हाथ देखिए रहे हो, इधर की तरफ हाथ नहीं फैलाए, रोने जा रहे हैं, जान तो ये रहा है कि खींच रहा है से, बहन की तरफ हाथ फैला हुए, यो बहन देखिए दीदी मैया, समझ रहा है ना। इस तरह से हुआ। तो इसमें क्या हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है, तो उससे क्या होता है सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और मूव होने लगते हैं किधर, अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। और ये एनसीईआरटी एक देखिए लाइन बोलता है, वो बहन को अलग होने के लिए बोलता है कि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल विथ आर्म टेलिंग बिहाइंड। टेलिंग बिहाइंड मतलब होता है पीछे पीछे, माने सेंट्रोमियर आगे आगे चलता है और आर्म जो है उसके पीछे पीछे आते हैं। या देखिए सेंट्रोमियर आगे आगे चल रहा है और आर्म जो है पीछे पीछे चला जाता है। अच्छा खास बात यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर के यहाँ तक एक यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर हम जीवन का बात करें, एस का बात करें, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान में दीजिएगा इधर। और G2 का बात करें तो अगर मान लेते हैं कि क्रोमोजोम की संख्या 2C है, यहां पे 2C है, सॉरी क्रोमोजोम की संख्या यहाँ पे क्या है 4C है और डीएनए की संख्या कितना है 2C है। तो अब ये बताइए, ये क्रोमोजोम है और ये क्या है डीएनए है। तो जीवन फेज में अगर ऐसा है तो अब ये बताइए एस फेज में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी 4C, क्योंकि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन डीएनए का बदलाव होता है, यहाँ पे सिंथेसिस जो होता है, ये कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। अगर G2 का बात करें तो क्रोमोजोम की संख्या 4C और डीएनए की संख्या 2C कैसे होगा, अभी डीएनए थोड़ी ना डिवाइड करेगा, अभी डीएनए यहाँ पे डीएनए डिवाइड कर रहा है क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा G2 में कितना हो जाएगा, कितने संख्या हो जाएगा 4C रहेगा ना। अरे यस या नो? अब देखिए क्रोमोजोम डबल हो गया है, और सॉरी डीएनए क्या हो गया है डबल हो गया है और G2 फेज में चला गया है। अब आइए प्रोफेज का अगर हम बात करें तो प्रोफेज में कैसा होगा, प्रोफेज मेटाफेज और एनाफेज तक चलते हैं। प्रोफेज में कैसा होगा, प्रोफेज में क्रोमोजोम की संख्या कितने रहेगी 4C, क्यों, क्योंकि अभी कोई बदलाव नहीं, डीएनए की संख्या भी 4C। मेटाफेज में कितना 4C और इसमें कितना रहेगा डीएनए की संख्या 4C। एनाफेज में बताइए, एनाफेज में क्रोमोजोम की संख्या 4 कैसे रहेगा, अब अलग अलग हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 2C, अरे दुगना ना हो गया है तो कितना हो जाएगा 8C, कितना हो जाएगा 8C और डीएनए की संख्या कितना हो जाएगा 4C। अब आगे बढ़िए, इसके बाद जैसे ही ये अलग अलग होंगे और आगे देखिए जैसे ही फिर इसके बाद एनाफेज के बाद कौन सा फेज आता है टेलोफेज आता है। तो टेलोफेज को एक लाइन बोल करके खत्म कर देता है कि टेलोफेज क्या है भाई, रिवर्स प्रोफेज है, यानी कि सब चीज जो प्रोफेज में हुआ था उसमें क्या होगा कि वो सब उल्टा होना चालू होगा। जैसे प्रोफेज में क्या हो रहा था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा अपीयर होना चालू हो जाएगा। जो क्रोमोजोम कंडेंस हुआ था अब क्या होने लगेगा, खुलना चालू हो जाएगा। जो न्यूक्लियस में जो जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो जो डिसअपीयर हो रहे थे वो अब क्या होना चालू होंगे, अपीयर चालू हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, रिवर्स प्रोफेज, ठीक है ना। अब इसमें बताइए कि क्रोमोजोम की संख्या अभी ये यहाँ पे गया, अब आगे बढ़िए, यहां से जब आगे बढ़िएगा तो अब देखिए एक चीज और हम यहाँ पे बनाए हैं कि प्रोफेज के दौरान यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम इस तरह से ग्रुप बना दिए। क्यों बनाए हैं, क्योंकि अभी न्यूक्लियस का अलग अपीयर होना चालू होता है, उसी दौरान में ये हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन का जो इंडिकेशन है मिल जाता है सेल को कि अब आप क्या करना है, आपको साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है, यानी कि सेल को दो हिस्सों में बांटना है बराबर बराबर। तो अब चलिए हम लोग साइटोकाइनेसिस देखते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और उसमें दो तरह के साइटोकाइनेसिस देखने के लिए मिलता है, एनिमल सेल में अलग तरीके से और प्लांट सेल में अलग तरीके से। एनिमल सेल में क्या होता है कि देखिए एनिमल सेल में दोनों तरफ से बीच से फोर्स लगता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, फरो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फरो। फरो मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा बनता है, या ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या होता है गड्ढा, धंसा हुआ पार्ट को ग्रुप कहते हैं। तो ये इस तरह से गड्ढा बनेगा दोनों तरफ से, और क्या होगा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और इमेजिन करो कि ई एने से एने खींच के ला रहा है और ये इधर से इधर खींच के ला रहा है,
तो दोनों तरफ से आप इमेजिन कीजिए कि बैलून के अंदर अगर आप घुस गए या ऐसे गोल कोई बैलून टाइप का है स्ट्रक्चर या कपड़ा का बना हुआ, तो अगर अंदर से खींचा जाए दोनों को तो क्या होगा, बाहर से ऐसे ग्रुप बनता है कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे मान लो कुछ लोग यहाँ पे पकड़ करके, कुछ लोग ऐसे पकड़ करके ये एक दूसरे से ऐसे खींच रहे हैं, तो बीच में गड्ढा बनेगा। इसी को फॉरो मेथड या ग्रुप मेथड बोलते हैं। और ये बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल, यानी कि पेरीफेरी टू सेंट्रल को ये बोलते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है, लेट एनाफेज में। यानी कि अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये वाला एनाफेज जैसी खत्म होने लगता है वैसे ही ये ग्रुप देखिए बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है। लेकिन वहीं अगर प्लांट का अगर हम लोग बात करें, प्लांट का अगर बात करेंगे, तो प्लांट में ये वाला जो सेल वाल है वो बहुत रिजिड होता है। प्लांट में सेल वाल कैसा होता है, बहुत ही रिजिड होता है। अब उसके वजह से क्या होता है, ये तो सिकुड़ सकता नहीं है क्योंकि सेल वाल बीच से धंसेगा नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडी होते हैं ना, गोल्जी बॉडी का जो टुकड़ा है वो बीच में आ करके और सेल प्लेट का निर्माण करवा देता है। और जैसे ही सेल प्लेट बनता है, तो सेल प्लेट किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। उसमें किस प्रोटीन का बना हुआ है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि ये सेल प्लेट कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का इकट्ठा होने में। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जाके अरेंज हो जाता है। और गोल्जी बॉडी जब अरेंज होता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, तो उसको फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फ्रेगमोप्लास्ट। वही सेल प्लेट को अब क्या बोलेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। और फ्रेगमोप्लास्ट यानी कि गोल्जी बॉडी ही क्या करता है, फ्रेगमोप्लास्ट में है क्या, गोल्जी बॉडी है प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह है। तो उसमें क्या होगा कि वो फ्रेगमोप्लास्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को क्या करता है, सिक्रीट करता है। और यही जाकर के आगे मिडिल लेमिला का निर्माण करवाता है। इसीलिए मिडिल लेमिला के कंपोजिशन अगर देखे थे उसमें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो वो कहां से सिक्रीट होता है, गोल्जी बॉडी से सिक्रीट होता है। और ये ध्यान है, और ये अब मूवमेंट कैसे करवाता है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। यहाँ पे कैसे हो रहा था, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, तो इसको सेंट्रीपिटल बोल रहे थे। अब यहाँ सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ये जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। और यहाँ पे ये लिखा है कि रिजिड है, एक्सटेंसिबल है, इसीलिए ये क्या होता है कि उसको बीच से फॉरो नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें क्या बनता है, सेल प्लेट का निर्माण होता है। और ये कब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट आफ्टर टेलोफेज। यानी कि प्लांट के अंदर ये डिवीजन सेल प्लेट का बनना कब स्टार्ट होता है, जब टेलोफेज हो जाता है तब। इस तरह से। और एक और खास बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर एक और खास बात है, ये जनरली मेंशन नहीं है लेकिन नाम आता है कि देखिए एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है। तो एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रियोल पाया जाता है वो क्या करता है कि एक किरण की तरह रेज निकालता है अपने चारों तरफ। तो अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप इमेजिन कीजिएगा तो आपको एक दिखेगा कि ये सूर्य की तरह दिख रहा है या तारे की तरह टिमटिमा रहा है, ऐसे रोशनी चारों तरफ फैल रहा है। तो सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर को अगर देखा जाए तो वो एस्ट्रल रे की तरह, तारों की तरह दिखता है। ऐसे लगता है कि बीच में कुछ रखा हुआ है और उसे किरण निकल रहे हैं। तो यही रीजन है कि एनिमल का जो है उसका जो डिवीजन है या इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसको एस्ट्रल अरेंजमेंट बोलते हैं या एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं। दोनों तरफ ये देखने के लिए मिलता है, इसलिए एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि सेंट्रियोल तो प्लांट के अंदर एब्सेंट रहता है, तो उसमें खाली माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए प्लांट के अंदर क्या होता है, एनेस्ट्रल, उस तरह से किरण के रूप में निकलते हुए नहीं दिखता है। तो इस तरह से हम लोग जो है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हुआ क्या। अगर आप बेसिक देखिए प्रोफेज को, तो उसमें बस ये ध्यान रखिए कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है। अगर इतना भी अगर बात आप ध्यान में रखे हैं तो आपका काम चल जाएगा। मेटाफेज प्लेट में क्या ध्यान में रखना है कि जितना भी क्रोमोसोम है किस पर अरेंज हो गया, मेटाफेज प्लेट पर जाकर के अरेंज हो गया, यानी कि मिडिल में। और एनाफेज में क्या ध्यान में रखना है कि जो भी क्रोमोसोम है वो टूट जाता है और वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो क्रोमोसोम का अगर डबलिंग का अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम डबल कहां होता है, तो आंसर क्या होगा, एनाफेज में। और अगर डीएनए का डबल बात किया जाए तो कहां होगा, कहां पे होगा, एस फेज में होगा, ठीक ना। और जैसे देखिए ये आगे डिवाइड करेगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को कंप्लीट किया। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे मियोसिस को स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से इसको रिवाइंड कीजिएगा और वीडियो को बार बार लाइक कीजिएगा। और जो चीज नहीं समझ में आता है तो उसको क्या करना है कि आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए और आराम से रोक रोक करके आप नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।